मल्टीपल चॉइस है चैप्टर नंबर सेकंड के आपके पास। फर्स्ट है द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पेयर इज मैक्सिमम 8 आपके पास। तो आपके पास नॉन कंडक्टिंग स्पेयर है और उस नॉन कंडक्टिंग स्पेयर के लिए हम लोगों ने ग्राफ फॉर्म किया था आपके पास। तो वो ग्राफ कुछ इस टाइप का था बेटा। ये था आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और ये था डिस्टेंस, और यहाँ पर r इक्वल टू जब 0 होगा तो हम बात कर रहे होंगे बेटा उसके सेंटर की। r लेस देन टू कैपिटल R होगा, मतलब हम बात करेंगे इनसाइड पॉइंट की। r इक्वल टू कैपिटल R रहेगा तब हम बात करेंगे बेटा उसके सरफेस की। और जब r इज ग्रेटर देन टू कैपिटल R होगा तो हम उसके आउटसाइड पॉइंट की बात करेंगे। तो उस ग्राफ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपके पास फॉर्म हुआ था, रेड टाइप। इसका मतलब अगर मैं ग्राफ को स्टडी करता हूँ आपके पास तो आपको पता लगता है कि सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम थी। और वो वैल्यू कितनी थी आपके पास, के क्यू बाई कैपिटल R स्क्वायर आपके पास। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन हो जाएगा बेटा, सरफेस। आपके पास चाहे से कंडक्टिंग स्पेयर हो चाहे से नॉन कंडक्टिंग स्पेयर हो, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलता है आपको वो कहाँ मिलता है बेटा, सरफेस पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है। सेकंड कहता है आपके पास फॉर फ्री स्पेस आपके पास है द एनर्जी डेंसिटी इज सम रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज गिवन बाई आपके पास। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी का जो हमने ड्राइव किया था। कितना था आपके पास बेटा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ऑफ E स्क्वायर। नेक्स्ट है आपके पास क्या बोला है आपके पास बेटा, 1 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ ट्यूब ऑफ एज ए, द फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ ट्यूब विल बी आपके पास। तो क्या कहा गया है आपके पास कि 1 माइक्रोकूलम एक क्यूब है आपके पास। तो ये क्यूब हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, डेट इज और क्यूब। और इस क्यूब के सेंटर के ऊपर, ये क्यूब का सेंटर है और इस सेंटर के ऊपर 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा गया है आपके पास। हमसे पूछा है क्या बेटा आपके पास, फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब। अगर मेरे से इस कंप्लीट क्यूब का फ्लक्स पूछता तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ आप लोग लिख पाते फाई इक्वल टू होता है समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो फ्लक्स है ये है बेटा आपके पास कंप्लीट क्यूब का, ये क्यूब का फ्लक्स है। बट मेरे से पूछा है ईच फेस का, मतलब कि सिंगल फेस का फ्लक्स कितना होगा आपके पास। तो क्यूब में टोटल 6 फेस होते, तो ये जो है वो 6 फेस का फ्लक्स है आपके पास। कितना, समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मुझे एक सिंगल फेस का फ्लक्स चाहिए, वो होगा समीशन क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। समीशन क्यू क्या होता है बेटा, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज मुझे जो गिवन है वो है 1 माइक्रोकूलम का। तो ये हो जाएगा 1 माइक्रो को रिमूव करोगे 10 की पावर -6 अपॉन 6 मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है बेटा 8.85 10 की पावर कितना -12 आपके पास। सिंप्लीफाई करो, -6 -12 कट होगा, -6 बचेगा आपके पास। -6 को ऊपर लेके जाओगे 10 की पावर +6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 8.85 आपके पास। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा आपके पास कितना, 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 8.85। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, कैलकुलेटर आ जा, ध्यान दे भैया। यहाँ पर हमें सोल्व क्या करना है आपके पास, वैल्यू आपके पास दिखाई दे रही है बेटा 100, 6 मल्टीप्लाई 8.85 और यहाँ चल रहा है 10 की पावर कितना बेटा आपके पास +4। 6 मल्टीप्लाई 8.85 ये हो जाएगा बेटा 53.1। तो 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 अपॉन 53.1। यहाँ पे हम लोग 100 में डिवाइड करेंगे किसका बेटा, 53.1 का आपके पास। तो ये आएगा आपके पास 1.88। तो ये होगा 1.88 इंटू 10 की पावर कितना आपके पास बेटा 4। तो ये आपके पास क्या आया, फ्लक्स। और ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आपके पास। नेक्स्ट देखिए बेटा, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल
two electric dipole having charge plus minus q are placed at mutually perpendicular to each other. The net electric flux through the cube. आपके पास एक क्यूब है, तो ये क्यूब हम लोग फॉर्म कर लेते हैं, डेट इज ओवर क्यूब। और इस क्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं और दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ये फर्स्ट डाइपोल कंसिडर कर लेता हूँ और सेकंड डाइपोल यहाँ कंसिडर कर लेते हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ये आपके पास टोटल 4 चार्ज हो गए। अगर मैं इनका नेट चार्ज लिखना चाहूँ तो कितना होगा आपके पास, प्लस क्यू फिर माइनस क्यू फिर प्लस क्यू फिर माइनस क्यू, नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। मेरे से पूछा ये गया है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, क्यूब का नेट फ्लक्स क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ नेट फ्लक्स होता है टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, और इस क्यूब में दो इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उनका नेट चार्ज कितना आ रहा है बेटा, 0 बाई एप्सिलॉन नॉट। 0 में किसी का भी डिवाइड करो वैल्यू कितनी आती है बेटा, 0। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपके पास, करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्या, ऑन चार्जिंग ए सॉप बबल, आपके पास एक सॉप बबल को चार्ज किया गया है विथ नेगेटिव चार्ज इथ रेडियस, तो उसके रेडियस में क्या होगा। तो देखिए मान लेते हैं ये हमारा कोई सॉप बबल था और इसको मैंने क्या किया बेटा, नेगेटिव चार्ज दिया है। तो आपको पता है कि जब सॉप बबल को आप नेगेटिवली चार्ज दोगे तो ये चार्ज इस सरफेस पे प्रेशर लगाएंगे और ये सारे चार्ज देखो, ये फर्स्ट चार्ज और ये सेकंड चार्ज दोनों की पोलरिटी सेम है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होता है। और इस रिपल्शन की वजह से इस सरफेस में एक प्रेशर लगेगा और वो प्रेशर होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। जब प्रेशर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा तो इस इलेक्ट्रिकल प्रेशर की वजह से इसका जो वॉल्यूम है या इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब जो नेक्स्ट है वो इतना वॉल्यूम बन जाएगा इंक्रीज होकर। तो आपकी जो रेडियस है जो पहले था उससे कुछ ज़्यादा हो गई, तो ऑप्शन क्या होगा, रेडियस इज इंक्रीज। क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर बी है वो इट इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोला है, ए चार्ज q इज ए स्पेयर एंड फ्लक्स थ्रू द स्पेयर इज q बाई एप्सिलॉन नॉट। ऑन रिड्यूसिंग द रेडियस ऑफ स्पेयर बाई हाफ देन चेंज इन द फ्लक्स। आपके पास मान लेते हैं एक स्पेयर है आपके पास, डेट इज ओवर स्पेयर, और इस स्पेयर का जो फ्लक्स है वो फ्लक्स मुझे गिवन है q बाई एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। गाउस लॉ के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स है वो फ्लक्स दो ही चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो चार्ज के ऊपर और दूसरा मीडियम के ऊपर। जो फ्लक्स है डज नॉट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द बॉडी, तो हमने बोला फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स साइज ऑफ द बॉडी। जो आपके पास जो भी साइज गिवन है बॉडी के उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, ये ओनली एंड ओनली किस पे डिपेंड करता है बेटा, आपके चार्ज के ऊपर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए पहले इसका जो रेडियस था वो था आपके पास कैपिटल R। नेक्स्ट कह रहा है अगर रेडियस को हाफ कर दिया जाए तो ये लो, ये रेडियस हो गया बेटा R/2, लेकिन चार्ज अभी भी उसमें उतना ही रखूं तो इसका फ्लक्स भी वही आएगा, फाई इक्वल टू कितना, q बाई एप्सिलॉन नॉट आपके पास। तो इस कंडीशन पे आपके फ्लक्स की वैल्यू का कोई चेंज नहीं होगा, चाहे से आप बॉडी का साइज इंक्रीज करो चाहे से बॉडी का साइज डिक्रीज करो। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट, फ्लक्स अनचेंज रहेगा आपके पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्लीट फ्लक्स ड्यू टू यूनिट चार्ज प्लेस्ड इन द एयर। आपके पास एक यूनिट चार्ज का मतलब कि जो चार्ज की वैल्यू है वो है 1 कूलम आपके पास, और इसको कहाँ रखा गया है आपके पास, एयर में रखा गया है, तो उसका फ्लक्स कितना होगा। देखिए गाउस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स होता है q बाई एप्सिलॉन नॉट, और q की वैल्यू 1 है तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट को ऊपर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनवर्स। इसका मतलब ऑप्शन बी आपका क्या होगा बेटा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान दीजिए आपके पास यहाँ पर बोला है कि द रेडियस ऑफ टू कंडक्टिंग स्पेयर आर ए एंड बी। आपके पास दो स्पेयर है और पहले का रेडियस है ए और दूसरे का रेडियस कितना है बेटा, बी आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन दिस आर चार्ज विद सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी।
इन दोनों को सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी से चार्ज किया गया आपके पास। देन हमसे पूछा क्या है बेटा आपके पास, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ देयर सरफेस, तो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा आपके पास। तो मान लेते हैं पहले स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, दूसरे का कितना है E2। अब आपको याद हो तो अगर ये कंडक्टिंग सरफेस है, कंडक्टर में कुछ भी हो, शीट हो, स्फीयर हो, कैसा भी शेप हो, कंडक्टर का जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी, इसका भी कितना होगा बेटा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मेरे से क्या पूछा इनका रेशियो। अब यहाँ पर E1 रेशियो E2 कितना होगा, E1 की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और E2 की वैल्यू भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल आउट, कितना बचेगा बेटा 1:1। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा अलग है जो हमने प्रीवियस पढ़ा क्वेश्चन उससे। क्वेश्चन कहता है क्या, द रेडियस ऑफ टू कंडक्टिंग स्फीयर आर ए एंड बी। दो कंडक्टिंग स्फीयर है, ये दो कंडक्टिंग स्फीयर है, पहले का रेडियस ए है, दूसरे का बी है। these आर गिवन सेम चार्ज, वहां पे चार्ज डेंसिटी सेम थी, यहाँ चार्ज सेम है, इसका चार्ज Q है तो इसका भी क्या है Q आपके पास। देन आपसे क्या बोला आपके पास, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ देयर सरफेस, तो इनके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। देखो कंडक्टिंग है तो कंडक्टिंग का जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा KQ/R², ठीक है। तो पहले की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा E1 K, इस पे चार्ज आपके पास गिवन है बेटा कितना Q, और इसका रेडियस है A, तो ये हो जाएगा Q/A²। सेकेंड का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा KQ/ इसका जो रेडियस है वो कितना है बेटा आपके पास B, तो ये हो जाएगा आपके पास B²। मेरे से पूछा है दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो आपके पास, तो यहाँ ध्यान दीजिए आपके पास ये हो जाएगा KQ/A² और ये भी होगा बेटा KQ/B²। KQ से KQ कैंसिल आउट आपके पास। अब रेशियो किस में हो गए बेटा A² और B²। रेशियो कभी भी रेशनल नंबर में नहीं होता, तो ऐसा करो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा B² ऑफ A²। तो आंसर कौन हो जाएगा बेटा आपके पास B² ऑफ A², दैट इज एवर आंसर। नेक्स्ट क्या बोला है बेटा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर विथ 1/R शोइन। आपको अगर गाउस का फर्स्ट एप्लीकेशन याद है तो आपने पढ़ा था कि एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर होगा और उससे R डिस्टेंस पे अगर पॉइंट P हो तो इस पॉइंट P का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो था 2K/λ/R। यहाँ पर हमें एक ग्राफ फॉर्म करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस के टर्म में। नीचे देखो जो रेडियस है वो 1/R लिखी है हर बार, 1/R 1/R 1/R। तो हमें ग्राफ प्लॉट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और 1/R के बीच में। तो यहाँ ध्यान दीजिए आपके पास जो 1/R का रिलेशनशिप है वो कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसा करो 1/R को कुछ मान लो कितना x, तो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूंगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये 1/R, तो ग्राफ कैसा आएगा एक स्ट्रेट लाइन। ध्यान दो, दो रिजल्ट बनते हैं यहाँ पे। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच में ग्राफ पूछता तो मैं क्या बोलता कि इलेक्ट्रिक फील्ड और R एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उस कंडीशन पे जो ग्राफ की शेप होती वो कुछ इस टाइप की होती, बट उसने मेरे से ग्राफ प्लॉट कराया इलेक्ट्रिक फील्ड और 1/R के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और 1/R एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ग्राफ कैसा आएगा दिस टाइप, और ये बनेगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आपके पास। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या कहता है आपको बेटा कि ए स्क्वायर इज सिचुएटेड इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड सच डेट लाइन ड्रॉ इन प्लेन ऑफ स्क्वायर मेक एंगल 30 डिग्री विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके पास जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके साथ एंगल कितना फॉर्म हो रहा है बेटा 30 डिग्री। बट ध्यान देना यहाँ पे जो एंगल फॉर्म किया है वो इसके प्लेन ने किया है, हमें जो एंगल रिक्वायर्ड होता है वो इसके बेटा एरिया वेक्टर का रिक्वायर्ड होता है।
तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, डेट इज एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस का परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब कि ये जो नेट एंगल है वो 90 डिग्री है। ये हमें 30 गिवन है, तो रिमेनिंग एंगल कितना होगा 60। इसका मतलब एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ कितना एंगल बनाता है 60 डिग्री। यहाँ पे थीटा हो जाएगा बेटा 90 माइनस 30, तो थीटा इक्वल टू कितना 60 डिग्री आपके पास। हमसे क्या पूछा है बेटा, आपके पास स्क्वायर के अंदर कितना फ्लक्स होगा। तो ध्यान दीजिए, आपने फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा है कि सर जी जो फाई इक्वल टू होता है वो होता है ई ए कॉस थीटा। फाई एज इट इज, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है, और ये जो आपके पास स्क्वायर गिवन है उसका साइड कितना है ए, तो स्क्वायर का एरिया होता है बेटा साइड स्क्वायर ए स्क्वायर। कॉस थीटा कितना बन गया बेटा 60 डिग्री आपके पास, तो फाई इक्वल टू कितना बन जाएगा ई ए स्क्वायर। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है हाफ 1/2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा बी इज द करेक्ट। तो कॉपी डेट बेटा, ये आपके सारे ऑब्जेक्टिव खत्म हो गए। थैंक यू।